谢谢学姐。谢谢。 वेलकम बैक रॉकेट, स्वागत है आपका स्वीट कॉम्बैट के अगले पार्ट में। कहानी को पूरा देखने के लिए पिछले एपिसोड जरूर देखिएगा। पिछले एपिसोड में मिंग टैन ने अपना पूरा टाइम टेबल मिया और जाओमी को पकड़ा दिया था। अब उसको देखकर वो चौंक जाते हैं क्योंकि उसमें खाने के टाइम के अलावा और कोई फ्री टाइम होता ही नहीं। अब वो मिंग टैन को किस वक्त ट्रेन करेंगे इस बारे में वो काफी सोच रहे होते हैं। और तभी मिया टाइम टेबल को बड़ी बारीकी से रिसर्च करके देखती है और बड़ी मुश्किल से उसको एक फ्री टाइम मिल जाता है। और फिर वो खुशी से उछलती है कि इस टाइम में मैं उसको ट्रेन करूंगी। अब इस पर जाओमी कहती है कि नहीं नहीं, उसको मैं ही ट्रेन करूंगी। और इस तरह ये दोनों झगड़ने लगती है। अब मिंग टैन आइसक्रीम शॉप में रैबिट के भेस में काम कर रहा होता है। तभी वो फेंग्यू को आते हुए देखता है और वो तुरंत चेक करता है कि शॉप में स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है या नहीं। लेकिन वहां पर एक आइसक्रीम बची होती है और वो काउंटर को मैनेज करती हुई लड़की से कहता है कि वो इकलौती स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम किसी और को ना दे और उसको फेंग्यू के लिए रिजर्व करके रखे। और वो बेचारी भी मान जाती है। फिर मिंग टैन बाहर जाकर नोटिस बांटने लगता है। अब फेंग्यू आकर स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम मांगती है तो काउंटर पर खड़ी लड़की कहती है कि सिर्फ एक ही आइसक्रीम बची हुई है। आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं जो एन वक्त पर आ गई, वरना तो मिलती नहीं आपको। बाहर जो रैबिट के भेस में नोटिस बांट रहा है उसी ने आपके लिए आइसक्रीम रिजर्व करके रखी थी। अब ये सुनकर फेंग्यू बड़ी हैरान होकर रैबिट को देखने लगती है और फिर उस आइसक्रीम को बहुत ही मजे लेकर खाती है। लेकिन वो अब भी नहीं जानती कि रैबिट सच में मिंग टैन ही है। लेकिन मिंग टैन फेंग्यू को छुप कर देखता रहता है और उसे खुश देखकर खुद भी खुश होता है। अब अगले सीन में दिखाते हैं तो सुनहाओ और जाओमी के पापा एक बॉक्सिंग रिंग में खूब लड़ रहे होते हैं। जाओमी के पापा एक्सपर्ट्स वाले मूवमेंट्स करके सुनहाओ को हरा देते हैं और सुनहाओ को विश्वास ही नहीं होता और पूछता है कि ये मूवमेंट्स आपको किसने सिखाए? इन मूवमेंट से तो आप बॉक्सर को आराम से हरा सकते हैं। अब जाओमी के पापा कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे एक सीनियर हुआ करते थे और उन्होंने ही मुझे ये मूवमेंट सिखाए थे। लेकिन बदकिस्मती से अचानक वो चल बसे। अब इस दुनिया में इस मूवमेंट को सिर्फ मैं ही जानता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर हम गैस कर सकते हैं कि ये शायद मिंग टैन के पापा की बात कर रहे होंगे। लेकिन ये सच है या नहीं इसका तो हमें बाद में पता चलेगा। अब सुनहाओ भी उस मूवमेंट को सीखना चाहता है और जाओमी के पापा कहते हैं कि मैं तुमको सिखाऊंगा, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन भी हैं। तब जाओमी वहां पर आ जाती है। अब सुनहाओ को देखकर वो पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? सुनहाओ कहता है कि तुम्हारे कॉलेज के टूर्नामेंट में मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे पापा से ट्रेनिंग लेने आया हूँ। अब वो अपने पापा को बड़े गुस्से से देखती है और बड़ा ही गुस्सा करती है। लेकिन वो कहते हैं कि ये तो तुम्हारा ही आइडिया था कि मैं स्टूडेंट्स को ट्रेन करके पैसे कमाऊं। अरे वो तो ठीक है पापा, लेकिन आप मेरे अपोनेंट को ही ट्रेन करेंगे क्या? अरे बेटा वो तुम्हारा अपोनेंट हो सकता है, मेरा तो नहीं। अब जाओमी नाराज होकर चली जाती है। फिर जाओमी के पापा कहते हैं कि तुम जल्दी से जाओमी के साथ सुलह कर लो। अब अगले सीन में फेंग्यू कॉलेज में होती है और उसे एक मैसेज आता है। उसमें टूर्नामेंट का स्केड्यूल होता है। फेंग्यू का प्लान था कि मिंग टैन डायरेक्टली फाइनल में उससे मुकाबला करे, लेकिन इस स्केड्यूल के अनुसार मिंग टैन को कई क्वालिफाइंग मैच खेलने होंगे और तभी जाकर वो फाइनल्स में पहुंच पाएगा। और ये देखकर फेंग्यू बड़ी चौंक जाती है कि ये जीतेगा कैसे। अब ये शेड्यूल नोटिस बोर्ड पर भी लगा होता है और सुनहाओ और अकड़ू उसको देख रहे होते हैं। अकड़ू कहता है कि गुरु हम दोनों ग्रुप ए में हैं, इसलिए हमारे मैचेस में आप मुझको धीरे से मारना, ओके? और फिर मिंग टैन का नाम देखकर वो कहता है कि ये लड़का एकदम बेकार है, बॉक्सिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानता, पता नहीं ये इस टूर्नामेंट में कैसे आ गया। अब सुनहाओ पूछता है कि क्या तुम मिंग टैन को जानते हो? और अकड़ू कहता है कि जानता हूँ, वो मेरे साथ ही हाई स्कूल में पढ़ता था। दरअसल वो मेरे साथ ही बैठता था और मेरा स्कूल बैग भी वही उठाता था। और तभी मिंग टैन वहां से गुजरता है और अकड़ू उसको बुलाता है, लेकिन वो इग्नोर करके चला जाता है। अब अकड़ू भागकर उसको रोकता है और कहता है कि कल की मार भूल गए क्या बच्चू? घुटनों पर बैठकर तुम कल गिड़गिड़ा रहे थे कि छोड़ दो, और आज इतना एटीट्यूड कैसे दिखा रहे हो? और तभी कोई आकर उसकी उंगली मरोड़ता है। ओह ये तो फेंग्यू निकली। वो गुस्से में कहती है कि मिंग टैन पर हाथ रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ज़ेंगजी कॉलेज का रूल है कि हम अपनी पावर बाहर के लोगों पर यूज नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया तो हमें बहुत ही खतरनाक पनिशमेंट दिया जाता है, और अगर ये रूल नहीं होता तो इस वक्त तुम्हारी उंगली टूट जाती, समझे? अब उसकी धमकी को सुनकर सुनहाओ अकड़ू की तरफ से माफी मांगता है और मिंग टैन भी फेंग्यू को शांत करता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, इस प्रॉब्लम को मैं खुद ही सॉल्व कर लूंगा। वैसे मैं भी ग्रुप ए में हूँ और बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ले रहा हूँ, इसीलिए इसे मैच में मैं देख ही लूंगा। और ये कहकर मिंग टैन चला जाता है। अब सुनहाओ अपने कॉलेज में लौटता है और वो अकड़ू को बुलाकर वार्निंग देता है कि आइंदा किसी के साथ ऐसी हरकत की तो मैं खुद ही तुमको मार डालूंगा। वहां मिंग टैन फ्री टाइम में ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन वो काम के वक्त भी किसी भारी चीज को उठाकर फिजिकली स्ट्रांग बन रहा होता है। अब फेंग्यू और फेंग जोहू कार में अपने दादाजी की फ्रेंड से मिलने जा रहे होते हैं।
फेंग जोई ड्राइवर को लंबा रूट लेने को कहता है। अब फेंग पूछती है तो वो कहता है कि दादाजी के फ्रेंड का बेटा तुम्हारी उम्र का है और मुझे तो लगता है कि दादाजी ने तुम्हारे लिए कोई सेटिंग कर रखी है वहां पर। अब बताओ कि तुमको वहां पर जल्दी जाना है या देर से। अब फेंग्यू को उसकी बात ठीक लगती है और दोनों मिलकर यहाँ जाओ वहां जाओ करके ड्राइवर को बड़ा ही कंफ्यूज कर देते हैं और एक ही एरिया में बेचारे को गोल गोल घुमा रहे होते हैं। फिर दूसरी ओर मिंग टैन जिस होटल में काम करता है उसका ओनर उससे कहता है कि तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो और इसीलिए मैंने तुमको यहाँ पर नौकरी भी दी है। आज तुम एक बहुत ही बड़े वीआईपी को सर्व करने वाले हो, इसीलिए जरा ध्यान से करना। और ये कहकर ओनर चला जाता है। हालांकि इसी होटल में फेंग्यू और फेंग जोयू उनके दादाजी के फ्रेंड से मिलने आ रहे होते हैं और दोनों की आते ही उनके दादाजी पूछते हैं कि तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी। लेकिन उनके फ्रेंड इन दोनों के सपोर्ट में कहते हैं कि दोनों ट्रैफिक में फंस गए होंगे इसलिए लेट हो गई। और फिर वे बातें करने लगते हैं। उनके फ्रेंड अपने बेटे को बताते हैं कि ये फेंग्यू है, याद है बचपन में तुम दोनों साथ खेलते थे। उनका बेटा कहता है कि हाँ, हम दोनों एक ही क्लास में बैठा करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि फेंग्यू मुझको बहुत ही पसंद करती थी। अब फेंग्यू का वही फ्लैशबैक दिखाते हैं जो वो जिंदगी भर नहीं भूल सकती। बचपन में उसने अपने क्रश को गिफ्ट दिया था लेकिन उसने बेचारे को पागल मॉन्स्टर कहकर सबके सामने इंसल्ट कर दिया था। और वो क्रश कोई और नहीं, यही लड़का है, इसका नाम शिवी है। उसकी बचपन की हरकतें याद करके फेंग्यू को शिवी से बहुत ही चिढ़न होने लगती है लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। और फेंग्यू समझ जाती है कि उसके दादाजी और उनके फ्रेंड इन दोनों का रिश्ता पक्का करवाना चाहते हैं, इसीलिए वो हवा खाने के बहाने बाहर जाने लगती है। और तब वहां पर मिंग टैन को देखकर उसे पता लगता है कि वो इसी होटल में काम करता है, लेकिन वो ऐसे बाहर चली जाती है जैसे वो मिंग टैन को जानती नहीं। फिर मिंग टैन कोई चीज लेने बाहर जाता है तो फेंग्यू सीढ़ियों पर बैठी कुछ सोच रही होती है। मिंग टैन उसको देखकर वहीं खड़ा रहता है लेकिन तभी शेबी भी बाहर आ जाता है। अब वो फेंग्यू से पूछता है कि क्या सच में तुम मुझको भूल गई? बचपन में हम दोनों कितने क्लोज फ्रेंड्स थे और अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है और मैं एक बहुत ही बड़ी पार्टी दे रहा हूँ, उसमें हमारे स्कूल के बहुत सारे फ्रेंड्स आएंगे, क्या तुम भी आओगी? अब फेंग्यू कहती है कि एक बार तुम्हारे बर्थडे पर मैंने तुमको गिफ्ट दिया था लेकिन बदले में तुमने मुझको पागल मॉन्स्टर कहकर मेरी इंसल्ट की थी। और अब शेबी रियलाइज करता है कि फेंग्यू को सब कुछ याद है। वो कहता है कि मुझे भी तुम पर क्रश था लेकिन मेरे दोस्त मेरा मजाक ना उड़ाए इसलिए मैंने उस दिन तुमको ऐसा कह दिया। और आगे कहता है कि उसको बचपन की नादानी समझकर मुझको प्लीज माफ कर दो। और इस तरह वो फेंग्यू को बहुत ही मनाता है लेकिन वो एक शब्द भी नहीं कह पाती और अंदर चली जाती है। अब ये सब सुनकर मिंग टैन बहुत ही गिल्टी फील करता है क्योंकि फेंग्यू का एटीट्यूड देखकर एक बार उसने भी उसको पागल कहा था। वो रियलाइज करता है कि उस शब्द से फेंग्यू को कितना हर्ट हुआ होगा। और तभी शेबी को एक कॉल आता है और वो कहता है कि वो अब भी वैसी है, बिल्कुल पागल, मुझे उससे शादी करने का कोई शौक नहीं है लेकिन मेरे पापा अपने बिजनेस के लिए ये रिश्ता जोड़ना चाहते हैं इसलिए मैं कुछ कह नहीं सका। और मिंग टैन यहाँ पर ये सारी बातें सुन लेता है। अब अगले शॉट में सब अंदर खाना खा रहे होते हैं। शेबी फेंग्यू की बहुत ही खातिरदारी करने की कोशिश करता है लेकिन फेंग जोयू कहता है कि ये डिशेस फेंग्यू को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इस तरह वो अपनी दीदी को बचा लेता है। फिर शेबी कहता है कि मेरे बर्थडे पार्टी में तुम जरूर आना वरना तुम्हारे दादाजी मुझको गलत समझेंगे। और इस तरह वो सेंटिमेंटली फेंग्यू को लॉक करने की कोशिश करता है। अब इसी बीच मिंग टैन वाइन को ग्लास में डालते हुए गलती से शेबी के ऊपर डाल देता है और वो चिल्लाने लगता है कि क्या तुम देख नहीं सकते, तुम्हारे मैनेजर को अभी बुलाओ, मैं कंप्लेंट करूंगा। अब मैनेजर आकर मिंग टैन को डांट कर भेज देता है और इन लोगों से माफी मांगता है। और अब मौका पाकर फेंग्यू भी वहां से बच निकलती है। अब बाहर आकर वो मिंग टैन से पूछती है कि क्या तुमने वो सब मेरे लिए किया था, मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी भी गई। तो मिंग टैन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैंने गलती से उस लड़के पर वाइन गिरा दी थी। तभी वो कहती है कि सुन बेटा मिंग टैन, मैं एक एमएमए बॉक्सर हूँ और तुम्हारे हर मूवमेंट का क्या मतलब है ये मैं खूब जानती हूँ, तो अब बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। तब मिंग टैन अपना दिल खोलकर कहता है कि मैंने अभी तुमको समझा है, एक बार मैंने भी तुमको पागल कहकर तुम्हारा दिल दुखाया था और मुझे नहीं पता था कि इस शब्द की वजह से तुम बचपन से लेकर आज तक किसी से ठीक से बात नहीं करती और अंदर ही अंदर घुटती हो। मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया है इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। और तब फेंग्यू जरा स्माइल करके कहती है कि ठीक है माफ किया लेकिन तुम्हारी नौकरी तो चली गई, उसका क्या करेंगे, तुम कुछ पैसे रख लो, ये तुम्हारे भाई बहन के काम जरूर आएंगे। मिंग टैन कहता है कि पैसे उनके लिए जरूरी तो हैं लेकिन क्या सिर्फ पैसे ही जरूरी हैं, तुम उनकी फिक्र मत करो, इस प्रॉब्लम को मैं खुद ही सॉल्व कर लूंगा। और ये कहकर मिंग टैन जाने लगता है। एक मिनट रुको यार, पैसे तो तुम नहीं लोगे लेकिन आज मुझे बचाने के लिए मैं तुमको ट्रीट देना चाहती हूँ। अब मिंग टैन इनकार नहीं कर पाता और फेंग्यू को बयूनो की नूडल्स शॉप में लेके जाता है। और शॉप को देखकर फेंग्यू कहती है कि क्या तुमको ट्रीट के लिए इससे अच्छा होटल नहीं मिला था। मिंग टैन कहता है कि होटल छोटा है लेकिन यहाँ का टेस्ट बहुत ही अलग है और तुम्हें बहुत ही पसंद आएगा। इतना ही नहीं, ये नूडल शॉप बयूनो का है। फिर वो फेंग्यू को बयूनो की माँ से मिलवाता है। फिर गर्मा गर्म नूडल्स भी आ जाते हैं और मिंग टैन खाने लगता है। अब फेंग्यू कंफ्यूज होती है कि वो खाए या ना खाए। इतना सोचे मत, टेस्ट करके तो देखो, फिर तुम और मांगोगी। अब फेंग्यू खाने लगती है तो उसको बहुत ही टेस्टी लगता है और तब उसके बाल नूडल्स पर गिर रहे होते हैं और मिंग टैन उन्हें धीरे से हटाता है।
और तब दोनों एक दूसरे को देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं। फिर अचानक फेंग्यू उसको थैंक्स कहती है और मिंग टैन स्माइल करता है। अब एन वक्त पर बायुनो आता है और फेंग्यू को देखते ही बड़ा ही एक्साइटेड हो जाता है। आप मेरी शॉप में आई, ओह ये तो मेरा लक है। ये कहकर वो अपनी बक शुरू करने लगता है। फिर वो इशारा करके मिंग टैन से पूछता है कि तुम दोनों बाहर भी साथ घूमते हो क्या चक्कर है तुम दोनों का? अबे चुप, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब फेंग्यू जरा स्माइल करती है और फिर उसको एक कॉल आता है और कॉल अटेंड करके वो कहती है मुझे जाना होगा और वो बाहर चली जाती है। अब उसके जाने के बाद बायुनो फिर से पूछता है क्या सच में तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? अरे नहीं यार, कितनी बार बताऊं? अच्छा तो तुम भी सुन लो, वो मेरी क्रश है, क्या तुम इस मामले में मेरी मदद करोगे? अब मिंग टैन भी ओके कह देता है। फिर घर आकर भी फेंग्यू के सामने नूडल शॉप का वही सीन चल रहा होता है जब मिंग टैन ने उसके बाल हटाए थे, लेकिन यहाँ कप भर जाता है और वो पानी डालती रहती है। अब ये देखकर फेंग जोई पूछता है कि तुम कौन से ड्रीम वर्ल्ड में हो दीदी? होटल से तुम बिना खाए चली आई, क्या तुम्हारे लिए कुछ बनाऊं? नहीं फेंग जोई, मैंने डिनर कर लिया है। मिंग टैन मुझको बाहर लेके गया था। और अब फेंग जोई ठहरा एक जीनियस, वो माइंड में पूरी कैलकुलेशन करके एकदम ठीक बता देता है कि उस दिन ऑफिस में जो फूड डिलीवरी वाला लड़का आया था वही है ना तुम्हारा मिंग टैन? तुमने कहा था कि वो कॉलेज में तुम्हारा जूनियर है। मैं समझ गया। तो उसने जानबूझकर ही शवि पर वाइन गिराया था। और ये सुनकर फेंग्यू को शर्म आ जाती है और वो कहती है कि तुमने ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कार्ड्स खेलने नहीं बुलाऊंगी और फिर तुम मेरी मार खाते रहोगे, समझे? नहीं बाबा, स्मार्ट नहीं बनूंगा, लेकिन अगली बार तुम दोनों बाहर जाओ तो मुझे भी साथ में जाना। मैंने उस दिन उसे बहुत ही बुरा भला कह दिया था, इसीलिए मुझको जीजा जी से मिलना है और उनको सॉरी भी कहना है। अब यहाँ मिंग टैन का वही हाल होता है। वो फेंग्यू के बारे में सोच सोच कर पागल हो रहा होता है और उसकी दी हुई साइकिल को निहार रहा होता है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। वाह क्या एंडिंग थी! क्या मिंग टैन क्वालिफायर मैचेस में जीतकर फाइनल्स में पहुंच पाएगा और कहानी में आगे क्या हुआ, ये सब जानने के लिए देखते रहिए स्वीट कॉम्बैट की आने वाली वीडियोस। अगर ये सीरीज आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी जरूर कीजिए। कमेंट्स में ये जरूर बताइए कि ये सीरीज आपको इतनी पसंद क्यों आ रही है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।